हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं लेबर लॉ के अंतर्गत एक नए एक्ट जिसको हम कहते हैं द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशंस एक्ट 1923। ये जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 है, ये इसके पहले वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 के नाम से जाना जाता था। अब देखो यहाँ पे पहले वर्कमैन के नाम से जाना जाता था। अब किसी फैक्ट्री में, किसी इस्टेब्लिशमेंट में केवल आदमी तो काम करते नहीं हैं भाई, महिलाएं भी काम करती हैं। तो इसलिए जो है पार्शियलिटी ना हो, उनको जेंडर बायस ना हो, इसको देखते हुए जो है ये चेंज कर दिया गया। और अब जो है द एम्प्लॉयज़ एक्ट कंपनसेशन एक्ट 1923 कहा जाएगा। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी लॉ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये पहला फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी मेजर अंडरटेकन इन इंडिया। तो एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये कैसा लॉ है? तो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉ है। ठीक है, देखो इस वीडियोस में मैं केवल और केवल इम्पोर्टेंट सेक्शन बताऊंगा। और ये आज का हमारा जो वीडियोस होगा, कंप्लीट वीडियो, अगर इस एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो मैं आज के इस वीडियो में बता दूंगा उसके अलावा कहीं से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं खास करके जो है इस वीडियोस में ऑलरेडी अलग से नोट डाउन करके इम्पोर्टेंट चीज़ों को रखा हूँ। तो इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि क्या जो है हमको अलग से बुक पढ़ना है कि क्या करना है। भाई इस वीडियोस को अगर आप देख लेते हो तो आपका पूरा का पूरा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। और हमको क्या करना है, क्वेश्चन ही तो करना है, और आप एमसीक्यू उठा के सॉल्व कर लेना, सारा का सारा आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स को कुछ रिलीफ प्रोवाइड करता है। कैसा रिलीफ? मान लो कोई आदमी है, कोई इंसान है और फैक्ट्रीज में काम करता है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, या उसका बॉडी का कोई ऐसा अंग जो है क्षति हो जाता है जिसके वजह से वो काम करने योग्य नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, उसके या उसके जो भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो डिपेंडेंट्स होते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, उसको जो है कुछ रिलीफ जो है एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। कौन दिलाएगा भाई? एम्प्लॉयर थोड़ी ना चाहेगा कि उसका पैसा जो है नुकसान हो, तो एम्प्लॉयर्स से ही दिलाने का काम जो है एम्प्लॉय को ये एक्ट करता है। तो ये देखा है, सम रिलीफ इस केस ऑफ एक्सीडेंट अराइजिंग आउट एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि काम करने के दौरान अगर ऐसी क्षति होती है तो ही ऐसा होगा। ये थोड़ी ना है कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके बाद उसका रिश्तेदार आ गया और उसके बाद चला गया वो अपने काम से छुट्टी ले करके, और वहाँ पी करके जो है गाड़ी से एक्सीडेंट कर लिया, मर गया, और फिर उसके जो भी डिपेंडेंट्स है वो क्लेम कर रहे हैं कि भैया वर्कमैन कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट के तहत जो है आप एम्प्लॉयर से हमको जो है क्या दिलाइए, रिलीफ दिलवाइए। भैया कहाँ से मिलेगा आपको रिलीफ, आप बताओ? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो था नहीं, आप अपना काम करने गए हैं और आप कह रहे हैं कि हम कंपनी के काम कर रहे हैं, हम फैक्ट्रीज़ का काम कर रहे हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हैं। तो बिल्कुल ऐसे कंडीशंस में नहीं होगा। ठीक है, आप अपनी जान जोखिम डाल करके जो है ये कर रहे हैं, कोई यहाँ पे कंपनी में या एस्टेब्लिशमेंट काम थोड़ी नहीं कर रहे हैं। अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहते हुए किसी का जो है मृत्यु हो जाए या कोई भी ऐसी जो है डिसेबिलिटी आ जाए जिसके वजह से वो काम करने योग्य नहीं है, तो एम्प्लॉयर की ये जो है जिम्मेदारी बनती है इस एक्ट के साथ कि उसको जो है रिलीफ प्रोवाइड्स करे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना। कब ये आया इन्फोर्समेंट में? ठीक है, तो ये 1 जुलाई 1924 को, ये रट जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1923 का एक्ट है लेकिन प्रवर्तन तिथि कब है? 1 जुलाई 1924, एकदम रट जाना इसको। ठीक है, टोटल सेक्शंस, कभी कभी किसी में ये पूछ लेता है कि कितने टोटल धारा हैं, कितने टोटल सेक्शन है, तो 36 है, 36 है। इसमें शेड्यूल भी दे के रखा है, 4 शेड्यूल है, इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से शेड्यूल हमको पढ़ना है। देखो
It may be emphasized that under the Workmen Compensation Act 1923, the entire responsibility is placed on the employer to pay compensation. तो एम्प्लॉयर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉई को जो है क्या करे, कंपनसेशन पेड करे। एप्लीकेबिलिटी क्या है एक्ट की, कहाँ कहाँ ये लगता है, तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे एक्ट लगता है। फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, प्लांटेशंस में, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट में, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, रेलवे एंड अदर हजार्डियस ऑक्यूपेशन जो है इन सभी जगहों पे ऐसे एम्प्लॉयमेंट में लगता है। और ऑलरेडी ये कह रहा है कि भाई ये स्पेसिफाइड है, शेड्यूल 2 में दे के रखा गया है जहाँ जहाँ ये लगता है, तो इस बात का लोड नहीं लेना है। जो इम्पोर्टेंट यहाँ बताया जा रहा है, एकदम जाके इस एक्ट को पढ़ने के बाद धड़ल्ले से एमसीक्यू लगाओ, देखो कैसे नहीं लग रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ये वीडियोज़ आपको कैसा लगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और भी कुछ बातें यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 एक्ट नंबर 8 है 1923 का, यानी कि 1923 में 8वें नंबर का ये एक्ट है, यानी 1923 में 7 कानून बन चुके थे, ये 8वें नंबर का कानून है। ठीक है, कह रहा है कि एक्ट क्या क्या करता है, एक्ट प्रोवाइड टू पेमेंट ऑफ सर्टेन क्लासेस, भाई किसी क्लास को पेमेंट करना है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, किसको, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन कब इंजरी हुई हो या जो है एक्सीडेंट हुआ हो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ऐसे केस में ये क्या करता है, कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। हर एक एक्ट की तरह इस एक्ट में भी स्टार्टिंग में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है। भाई शॉर्ट टाइटल क्या है, यही तो है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। एक्सटेंड की बात अब ये क्लास 2 करता है, कहाँ पे ये लागू होगा, तो कह रहे हैं पूरे भारत में लागू होगा। 31 अक्टूबर 2019 से पूरा का पूरा भारत में लागू, उससे पहले जो है जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे लागू नहीं होता था, इस बात को ध्यान देना है। कमेंसमेंट की बात करते हैं 1 जुलाई 1924 को लागू हुआ था, इस बात को एकदम गांठ बांध लेना। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस क्लॉज हैं, एकदम रट्टू तोता की तरह इसको रटना है। भाई देखो वैसे भी तो 13-14 एक्ट हैं स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर में जो है, और पूछा जा रहा है, और उस 13 से 14 एक्ट में जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी 9 से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन से 9 से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लॉ रिलेटिंग वेजेस से लेजिस्लेशन, भाई एकदम लोड मचा कर रखे हैं बच्चों के ऊपर। ठीक है, अब 50 नंबर में बच्चों की जान ले लेंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। जो भी कुछ वीडियोस हमारे पास ऑलरेडी बना चुके हैं उसको आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसको एकदम दबा के पढ़िए एकदम बढ़िया से। ठीक है, और ये जो है भाई कुछ डिले हो रहा है, कुछ कमेंट आया था ऐसा कि भाई प्रोफेशनल सब्जेक्ट में जो है क्या सफिशिएंट है। ठीक है भाई, बाकी वीडियोस में बना करके अपलोड कर रहा हूँ, टाइम की थोड़ी सी किल्लत है। ठीक है, जैसे ही समय मिलता है हम आपके लिए जो है तत्पर एकदम, वीडियोस सारे अपलोड होंगे, एमसीक्यू सारा होगा, एग्ज़ाम से पहले एकदम जो है भर देंगे पूरा प्लेलिस्ट में। हाँ, एकदम जो है उसको बढ़िया से देखिए आप लोग। ठीक है, तो अभी हम सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में हम पहला एक्ट देख रहे हैं, इसमें टोटल जो है 4 एक्ट पढ़ना है। अभी पहला हम पढ़ रहे हैं वर्कमैन्स कंपनसेशन एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड, उसके बाद जो है स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन क्लॉज है उसको रटना है, एकदम एकदम गपच्चा नहीं मचाना है कि हर एक्ट का जो है, लेकिन हम एक बार समराइज़ करके पूरे एक्ट का जो हम आप इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्लॉज दे देंगे, वही बस पढ़ लेना और ठीक है उसको याद कर लेना। अब देखो अगर जो व्यक्ति टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं जाके भैया जुड़ो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ यदि चैनल में नए व्यूज़ होते हैं सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलो अब डेफिनेशन क्लॉज में आ जाते हैं। डेफिनेशन क्लॉज में जो पहला नंबर है देखो वो किसकी बात कर रहा है, पहला नंबर कमिश्नर की बात कर रहा है। ठीक है, तो कमिश्नर कहाँ पर डिफाइंड है, तो 2B में, सेक्शन 2B में किसको बता रहा है, कमिश्नर को बता रहा है। ठीक है, और ये जो है ये सेक्शन 20 के अंतर्गत जो है कमिश्नर की डेफिनेशन कहाँ दे के रखी गई है, ये है तुम्हारा सेक्शन 2B में। सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कमिश्नर अंडर सेक्शन 20 जो है अपॉइंटमेंट है कमिश्नर का डेफिनेशन कहाँ दिया है, तो एकदम रट्टू तोता की तरह बताना सेक्शन 2B में है। 2C में कंपनसेशन की बात करता है इस एक्ट में। 2D इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंट, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। इंडिपेंडेंट में कौन कौन से आएंगे, तो कह रहा है कि जो डिसीज्ड है, जो व्यक्ति मर गया है, उसकी विधवा, माइनर, लेजिटिमेट हो चाहे अडॉप्टेड हो, लड़का उसका अनमैरिड हो, लेजिटिमेट हो या अडॉप्टेड हो, लड़की उसकी आएगी दोनों, विडो मदर आएगी।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है फुली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग, पूरी के पूरी डिपेंडेंट उनकी अर्निंग पे। तो ये कह रहा है कि डेथ ऑफ टाइम पे तो सन, डॉटर, ठीक है, जो कि एज 18 साल पूरा नहीं किया हो, ठीक है। द होली इन पार्ट ऑफ डिपेंडेंट, तो वो कौन कौन से आएंगे, कह रहा है कि विडोअर आ जाएगी, फिर पेरेंट, देन द विडोअर मदर। ये सब देख लेना कौन कौन आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, देख एक बात समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सारा है, इसको रट जाना, अगर देख लेना कौन कौन सा है जो यहाँ से आएगा। वैसे बस ये पूछेगा कहाँ से किस सेक्शन में डिफाइंड है, ठीक है। अगर किसी लड़की की शादी होगी, भैया तू अपने घर जाए, यहाँ काहे परेशान करेगी, इससे थोड़ी ना लेगी वो, ठीक है। तो ये याद रखना, बस अनमैरिड की बात किया जा रहा है इसमें, ये बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। 2DD है ना, सेक्शन 2DD में जो है एम्प्लॉई की बात किया गया है। अब एम्प्लॉई कौन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे रेलवे का कोई नौकर है, कर्मचारी है, ठीक क्लॉज 34 के अंतर्गत सेक्शन 2 में। ये सब ये मत देखना, बस इतना देखना कि रेलवे सर्वेंट हो सकता है। और ये भी ये स्पेसिफाइड हो शेड्यूल सेकंड में, मास्टर, सीमैन, मेंबर ऑफ क्रू, सीप, कैप्टन ऑफ मेंबर क्रू एंड एयरक्राफ्ट पर्सन, जो है ड्राइवर हो, हेल्पर हो, मैकेनिक हो, क्लीनर हो, ठीक है। उसके बाद मोटर व्हीकल में कोई कैपेसिटी इन कनेक्शंस विथ मोटर व्हीकल से संबंधित हो, पर्सन रिक्रूट वर्क जो है अब्रॉड, कोई कंपनी में काम कर रहा हो, ये सब देख लेना, सारे के सारे एम्प्लॉई होंगे, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि डू नॉट इंक्लूड एनी पर्सन वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, कोई आर्म फोर्सेस है तो उसमें नहीं कहा, इसमें आएगा इंक्लूड। एम्प्लॉय हु हैव बीन इंजोर्ड शैल विद एम्प्लॉय डिड इंक्लूड इन रेफरेंस ऑफ डिपेंडेंट और एनी ऑन देम, ठीक है। तो ये लोग जो है कह रहा है यहाँ पे कि आर्म फोर्स भी नहीं आएगा इसमें, और रिफरेंस टू एनी एम्प्लॉई who has been injured shall where the employee is dead। अगर वो डेड कर गया किसी अन्य कारण से, ठीक है, या कोई और है उसके रेफरेंस में, कोई दूसरा डिपेंडेंट है, तो उसके रेफरेंस में वो नहीं आएगा। कहने का मतलब ये आर्मी वाला पूछा जाता है, इसको एकदम ध्यान से रखना। 2E में क्या है, 1E में जो एम्प्लॉय का डेफिनेशन दिया गया है, सॉरी एम्प्लॉयर का। कौन एम्प्लॉयर है भैया, जो एस्टेब्लिशमेंट जिसका है, जो काम प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, जो कोई सामान, मैनेजिंग एजेंट भी हो सकता है एम्प्लॉयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये देख लेना, बस इसमें पूछा जाएगा कि एम्प्लॉयर कौन है, ठीक है। तो ये एकदम बिल्कुल रट वट जाना, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद पार्शियल डिसेबलमेंट जो है सेक्शन 2(1)G में है, ठीक है, टेम्पररी नेचर का है वो, ठीक है। ये ऐसा डिसेबलमेंट है जो क्या करता है, अर्निंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। और अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, काम करने लायक बच्चा नहीं है, ठीक है, मतलब काम कर रहा है लेकिन जितना पहले कमाता था उतना नहीं कमा रहा है। ऐसे डिसेबलमेंट रिड्यूसेस अर्निंग कैपेसिटी इन एवरी एम्प्लॉयमेंट विच इज़ कैपेबल अंडरटेकिंग एट द टाइम, ठीक है, तो वो काम करने योग्य नहीं है। तो कह रहा है प्रोवाइडेड एट एवरी इंजरी स्पेसिफाइड, सब कहाँ है, तो ये कह रहा है पार्ट सेकंड के शेड्यूल से फर्स्ट में जो है इंजरी दिया हुआ है कि कौन कौन से इंजरी क्या क्या हो सकती हैं, हाथ कट गया है, उंगली कट गया है कि क्या है, वो सब वहाँ दिख रखा है। प्रेस्क्राइब्ड 2H में दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सीमेंट 2K में दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल डिसेबलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा डिसेबलमेंट कह रहा है कि वेदर द टेम्पररी हो या परमानेंट नेचर हो, ठीक है। इन कैपेसिटीज एम्प्लॉय फॉर ऑल वर्क विच ही इज़ कैपेबल परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट रिजल्टिंग, कोई काम करने योग्य नहीं है तब उसके लिए। ये भी पार्ट फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट में बताया गया है, पार्ट फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट, और फॉर एनी कॉम्बिनेशन इंजुरीज के लिए पार्ट सेकंड में बताया गया है, इसको भी देख लेना। वेजेस डेफिनेशन 2M में दिया हुआ है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस आया, प्रताप नारायण सिंह देव वर्सेस श्रीनिवास सबता 1976, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें क्या था, एक कारपेंटर था, ठीक है, तो जब वो काम कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट में था, तो क्या हुआ, उसको थोड़ी सी सफ़र्ड किया भाई, कुछ जो है दिक्कत आ गया। कह रहा है कि एम्पुटेशन ऑफ हिज लेफ्ट आर्म फ्रॉम द एल्बो, कट गया, हथवे कट गया भाई उसका। इट हेल्ड दैट ही इज़ अ टोटल डिसेबलमेंट, तो कहाँ से काम कर पाएगा कारपेंटर। और कैन नॉट कैरी इज वर्क, भाई काम नहीं कर पाएगा, हाथ तो कट गया, एक हाथ कट गया है। एंड नॉट पार्शियल पेमेंट, तो भैया जब हाथ ही कट गया, एक पूरा हाथ कट गया, सोचो
पहले जैसा काम करता था अब क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, ये कह रहा है कि ये टोटल डिसेबलमेंट है यहाँ पे, ठीक है। देखो, इस वर्क विद वन हैंड एंड नॉट अ पार्शियल जो है परमानेंट डिसेबलमेंट, ठीक है। तो ये टोटल डिसेबलमेंट है। देखो इसमें डिफिनेशन वगैरह पूछता है, देख लेना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम चैप्टर 2 की बात कर लेते, जो एम्प्लॉयज़ के कंपनसेशन की बात कर रहा है, एकदम रट के बैठना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यस बनता है, एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी बनती है कंपनसेशन की। तो क्या है यहाँ पे भाई, ऐसी कोई दिक्कत है तो यहाँ से पैसा वैसा जो है उसको मिल सकता है एम्प्लॉय को, ठीक है। लेकिन कब नहीं मिलेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिलने की बात तो सबको पता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कब नहीं मिलेगा पैसा, तो ये कंडीशन यहाँ पे देख लेना भाई, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरीज विच डू नॉट रिजल्ट इन द टोटल पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days, ठीक है। तो कह रहा है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 3 days वाला जो है ना, कि अगर वो 3 days तक जो है ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे देख लेना, ये जो है ये वाले में कह रहा है 3 दिन से अगर ज़्यादा नहीं रहता है ऐसा कोई डिसेबलमेंट या कोई ऐसी घटना, तो जो है वहाँ पे लाइबल नहीं होगा। एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ परमानेंट टोटल डिसमिनेशन कॉज्ड बाई एक्सीडेंट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू, क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक ड्रग्स वगैरह लेकर के गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, एकदम पूरा नशा करके जो है मशीन चला रहे हैं, तो कहाँ से होगा भाई, वो कहाँ लिए जिम्मेदारी लेगा। डिसओबीडियंस भाई जैसे वो बताया वैसे नहीं है, वाट एंड हाउ का कंडीशन तो एम्प्लॉयर ही दे रहा है कि भाई कैसा करना है कैसा नहीं, लेकिन तुम अपनी मनमानी करोगे तो कहाँ से वो पैसा देगा बताओ, ठीक है। सेफ्टी वगैरह जो व्यवस्था है उसको लेके करना था, तो ये अपना जो है जो भी सेफ्टी था हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं लगा होगा के कर रहे थे, तो जब नहीं करेंगे मरेंगे तो कहाँ जो है वो देगा, बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। तो जो चीज़ है जो कंडीशंस बताई गई उस कंडीशन के बियॉन्ड अगर जा करके तो कार्य करता है तो नहीं देगा, लाइबल नहीं है वो, ठीक है। विलफुल रिमूवल आप वो कर रहे हैं, विलफुली रिमूव कर दे रहे हैं, सेफ्टी गार्ड जो भी था डिवाइसेस वगैरह थे सब हटा दिए हैं, तो एम्प्लॉयर ऐसे केस में जिम्मेदार नहीं होगा, इस बात को जो है एकदम समझ लो। एज पर सेक्शन 3 द वर्कमैन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग कंपनसेशन, कौन कौन से एक्सीडेंट के केस में कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो गया तब ले सकता है, या एक्सीडेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज के साथ साथ हो गया है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ही ले सकता है, हटा दो उसको, देखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। राइट क्या है वर्कमैन का, तो कह रहा है कि यहाँ पे पहले तो डेथ हुआ या कोई भी डिसेबलमेंट हो वहाँ पे उसकी वजह से या ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हुआ है वहाँ से उसको मिलेगा कंपनसेशन, या कह रहा है टू अप्लाई द, और क्या इसका राइट है, कमिश्नर को रिव्यू हाफ मंथ पेमेंट के लिए वो ऐसा करने के लिए वो कर सकता है, टू अपील का, हाई कोर्ट में अपील करता है अगर कोई मान लो कमिश्नर ऑर्डर दे दिया है तो उसके अगेंस्ट जो है, टू अप्लाई द कमिश्नर टू डिटरमाइनिंग द क्लेम ऑफ पेमेंट, क्लेम ऑफ पेमेंट के लिए डिटरमाइन करने के लिए वो क्या कर सकता है वहाँ पे जो है पिटीशन डाल सकता है, ठीक है। ये बात जो है अपने दिमाग में बिल्कुल रख लेना। चौथा नंबर आ जाओ सेक्शन 4, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बात करता है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन की, फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। ये डेथ का फार्मूला 15 टू मंथली वेजेस इंटू फैक्टर अपॉन 100, ठीक है। और डिपेंडेंट कह रहा है कि यहाँ पे जो इसका नेचर होगा, नेचर ऑफ इंजरी, एज और वेजेस के हिसाब से दिया जाएगा, जो अमाउंट डिसाइड किया जाएगा कितनी चोट लगी है, एज क्या थी, वेजेस क्या थे, उसके हिसाब से ही जो पैसा निर्धारित होगा ना। फ्यूनरल में जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे 5,000 रुपये भी पेड किया जा सकता है। डेथ के केस में जो है 50% और मंथली वेजेस जो है उसको दिया जाएगा, ठीक है, जो कि 1,20,000 रुपीज़, इन दोनों में से 50% वेजेस या 1,20,000 में से दोनों में से जो अधिक रहेगा वही दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, परमानेंट टोटल डिसेबल्ड में 60% हो जाएगा और 1,40,000 हो जाएगा, तो ये दोनों याद रखना। वहाँ पैसा बढ़ा, ये 1,20,000 था, 1,40,000 हो गया, ये 50 था, ये 10% बढ़ गया है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कर लेना। रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये याद रखना, जो कि मेजर करने के लिए सेकेंड कॉलम के शेड्यूल 4 में देख रखा है, उसके हिसाब से देख लेना। पार्शियल परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में प्रोपोर्शंस जो है डिसेबिलिटी के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि डिसाइड होगा शेड्यूल 1 के हिसाब से, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए।
एक और बात यहाँ पे है, कह रहा है टेम्पोररी डिसेबलमेंट हुआ है तो हाफ मंथ की सैलरी या 25% दिया जाएगा। ठीक है, अगर जो है इन दोनों में से जो ज़्यादा है वही है ना, ये चीज़ याद रखना। एक देखो ये सेंटा जो है कुछ क्वेश्चन वोश्चन लेके आया भाई, इंपॉर्टेंट बता रहा है, इसको ध्यान से देख लेना। सेक्शन 4A कंपनसेशन टू बी पेड व्हेन एंड पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट। तो इस केस में एम्प्लॉयर्स डज नॉट एक्सेप्ट लायबिलिटी फॉर द कंपनसेशन टू द एक्सटेंड क्लेम, ही शैल बी बाउंड टू मेक पेमेंट एंड सच पेमेंट शैल बी डिपॉजिट टू द एम्प्लॉय और द कमिश्नर। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो है किसको पेड करेगा, एम्प्लॉय या कमिश्नर को पेड करेगा। कमिश्नर कैन डायरेक्ट द एम्प्लॉयर टू पे इंटरेस्ट। अगर मान लो ये कमिश्नर ने आदेश दिया, भाई ऑर्डर दे दिया इसको पेमेंट कर दो, तो अगर वो चाहे एम्प्लॉयज़ तो कमिश्नर को दे दे, नहीं तो वो पेमेंट एम्प्लॉय को दे दे। ठीक है, फिर कमिश्नर चाहे तो एम्प्लॉय को देगा ही देगा, काहे चाहेगा नहीं। लेकिन अगर वो डीले करता है पेमेंट में तो भाई डीले करो तुम, 12% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा तुम्हारे ऊपर। भाई डेट दिया उसने कि इस डेट को एम्प्लॉय को दे देना तुम पैसा। ठीक है, जो भी हर्जाना होगा, जो भी रिलीफ होगा दे देना। अब तुम नहीं दोगे तो फिर क्या करेगा वो, 12% लगाएगा एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, सेंटा क्लॉज खुद ये बता रहा है, इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन आल्सो इंक्रीज विच मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बढ़ सकता है भाई, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी उसको सुधार कर सकती है, बढ़ा सकती है। देखो भाई जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम जो है ध्यान देना। अब कुछ यहाँ पे मैंने 60 नोट जो है यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसको भी आप लोग ध्यान देना है। ठीक है, ये 60 नोट जो है बहुत मेहनत लगा है इसको लिखने में, इसको कलेक्ट करने में, तो ध्यान देना। देखो सबसे पहले कंपनसेशन की बात करते हैं। कंपनसेशन प्रोसीजर की बात है, सेक्शन 8, 9, 10 में बताया गया है। कह रहा है कि द एम्प्लॉयर मस्ट बी डिपोजिट द कंपनसेशन अमाउंट विद द, किससे ये करेगा, तो कमिश्नर फॉर द वर्कमैन या एम्प्लॉय कंपनसेशन से। ठीक है, सेक्शन 9 जो है कंपनसेशन नॉट एशनेबल बताया गया है, कौन करेगा, बाय द क्रेडिटर होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सेक्शन 10 के, नोटिस और क्लेम एक्सीडेंट का होगा तो कह रहा है वर्कर मस्ट बी नोटिफाइड एम्प्लॉयर। वो क्या करेगा, एम्प्लॉयर को नोटिफाई करेगा एक्सीडेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, विद इन द रीजनेबल टाइम। क्लेम मस्ट बी फिल्ड विथ 2 years ऑफ द एक्सीडेंट और डेथ, तो 2 साल तक जो है ये क्लेम को फिल किया जा सकता है, ये अपने दिमाग में रखना। पेनल्टीज़ की बात करते हैं तो पेनल्टीज़ में जो है सेक्शन 18 में दिया गया है, कह रहे फॉर नॉन कंप्लायंस है। ठीक है, कह रहे कि इसका मैक्सिमम पेनल्टी जो है एम्प्लॉयर्स को जब वो क्या करता है, फेल्स हो जाता है डीले में, तो 50% ऑफ द अमाउंट पेबल होगा। 18B इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द वर्कर, तो जैसे भी जो है एम्प्लॉयर का काम है कि जो है वर्कर को जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी राइट्स हैं, वो सारी चीज़ें उसको बताया जाए, है ना, तभी तो काम बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल फर्स्ट जो कि बात करता है लिस्ट ऑफ इंजरी की। ठीक है, ये याद रखना। इसके 2 भाग है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की बात करता है, कह रहे कि लॉस ऑफ बोथ हैंड, एग्जांपल देखो अगर दोनों हाथ ख़त्म हो जाएं, कट जाएं या बाइल्डलेस हो जाए तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में लॉस ऑफ 1 फिंगर, अगर एक फिंगर कट गई हो या पार्शियल हेयरिंग लॉस हो गया हो, सुनने में दिक्कत हो, तो ये। ठीक है, शेड्यूल सेकेंड बात करता है लीस्ट ऑफ पोर्शन कवर्ड एज एम्प्लॉइज। ठीक है, कह रहे कौन आएंगे, तो फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, ये मैं पहले बता दिया हूँ कि इन जगहों पे काम करने वाले लोग जो है एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि शेड्यूल 3 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, एकदम रट जाना इसको। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ पार्ट शेड्यूल 3 एकदम रट जाना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट कुछ मैंने रखा है। नोटिस जो है क्लेम का, कह रहा है कि चाहे डेथ और इंजरी केस में हो 2 साल तक ये दे सकता है। उसके बाद जो है यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन, कह रहा है वो 3 डेज तक, 3 डेज से ज़्यादा रहेगा तो ही जो उसका दिखेगा इम्पैक्ट। कैलकुलेट द कंपनसेशन मस्ट अमाउंट वेजेस सीलिंग अंडर द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, ये कितना है, 8,000 रुपये है। लिस्ट ऑफ इंजरीज़ की बात करूँ तो शेड्यूल 1 में दिया है। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की बात करूँ तो शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद देखो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कलेक्ट किया हूँ। उसके बाद डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट हमारे लिए, 2G पार्शियल डिसेबलमेंट, 2L टोटल डिसेबलमेंट, 2DD एम्प्लॉइज़ की बात करता है, 2D डिपेंडेंट की बात करता है, इतना इंपॉर्टेंट है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस 5,000 मिनिमम मैंने बताया है। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है पेड करेगा कितना, अगर वो जितना बताया गया उससे नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 12%। An employer in which premises accident occurs which result डेथ और सीरियस जो है, अगर ऐसा हुआ है कि उसके प्रेमाइसिस में हुआ है जहाँ काम कर रहा है किसी कंपनी में, और वहाँ पे तो कह रहा है कि इंजरी विल रिक्वायर्ड टू गिव अ नोटिस और सेंड टू रिपोर्ट द कमिश्नर, कमिश्नर के पास ये 7 दिन के अंदर जो है इसका नोटिस भेजेगा। सेक्शन 19 बताता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का, कहाँ पे होगा, कमिश्नर के पास, ठीक है, जो वर्कमैन कमिश्नर होगा उसके पास ही होगा, ठीक है, एकदम देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्शन 4 बताता है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन का डेथ के केस में, परमानेंट, टोटल, डिसेबलमेंट, टेम्पररी और परमानेंट पार्शियल में। डेथ के केस में 50% उसकी सैलरी या 1,20,000 जो भी इन दोनों में से अधिक होगा वो दिया जाएगा। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 60% ऑफ मंथली वेजेस और 1,40,000 जो भी इन दोनों में से ज़्यादा रहेगा वो दिया जाएगा। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में एज पर शेड्यूल फर्स्ट दिया जाएगा, डिसाइड किया गया। टेम्पररी डिसेबलमेंट में जो है हाफ ऑफ द मंथली पेमेंट और 25% जो है वेजेस या दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा वो दिया जाएगा। टोटल सेक्शन 36 है, टोटल शेड्यूल 4 हैं। 1 जुलाई 1924 में ये इन्फोर्समेंट में आया। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट जो है सोशल सिक्योरिटी लॉ है, ठीक है। इतने सारे इम्पोर्टेंट बातें थीं, ठीक है। बाकी मैंने कुछ सेक्शंस को रिड्यूस किया है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हमने उसको हटा दिया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक केस लॉ भी डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं यार कितना हेल्पफुल हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि जब तक मुझे अपडेट नहीं मिलेगा चीज़ें कैसे जो है हमको पता चलेगी कि जो है ये सही ट्रैक पे है, चीज़ें हैं कि नहीं है। बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट जो एक्ट वगैरह है उसके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।